नाइस सर। टेक 3 हाँ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो के एक और नए एपिसोड के लिए आज हमारे साथ हंदवारा क्रिकेट के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन प्लेयर मुदस्सिर लोन और पिंटू मौजूद है। नए प्लेयर्स एंड जूनियर्स को ग्रूम करने वाली फिगर्स पाकिस्तान की क्रिकेट में जैसे शोएब मलिक, तो हंदवारा की क्रिकेट में मुदस्सिर लोन। एक हैंडसम स्ट्रोक प्लेयर एंड ए ग्रेट एम्बेसडर ऑफ हंदवारा क्रिकेट। पिंटू भाई, वेलकम टू द टॉक शो। शुक्रिया। सबसे पहले आपकी फ़िटनेस के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं खिलाड़ियों की फ़िटनेस को अर्लियर 20s में और इवन अर्लियर 30s में टोन निकली हुई एंड ऑल दैट। कुछ तो नेचुरल काजेज़ भी होते हैं, बट मोस्टली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फूड हैबिट्स की वजह से। सबसे पहले अख्तर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। आज इस शो के ज़रिए मुझे जूनियर क्रिकेटर्स तक या अपने फैंस तक पहुँचने का एक मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात फ़िटनेस के बारे में ये कहूँगा मैं कि फ़िट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्रिकेटर या कोई भी एथलीट जो होता है, फुटबॉलर होता है, उसके लिए फ़िट रहना कोई बड़ा मसला है नहीं, बहुत आसान कहूँगा मैं। फ़िटनेस के लिए बस दो तीन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो मैंने नुस्खा अपनाया है पिछले 14-15 साल से तकरीबन, मैं सबसे आसान नुस्खा यह है फ़िट रहने का कि जब भी आप कुछ खाओ, आपके मील्स के बीच में एक 3-4 घंटे का गैप रहना चाहिए। वो फ़िटनेस का सबसे पहला नुस्खा है। जैसे आप सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया तो हम क्या करते हैं, अक्सर कश्मीरी ये करते हैं, सुबह नमकीन चाय पी ली, उसके बाद ऑफिस निकल गए या कहीं काम पे निकल गए, वहाँ पे एक और मीठी चाय पी ली, उसके बाद 2-4 समोसे ले लिए, उसके बाद लंच किया, लंच के फ़ौरन बाद एक और मील ले लिया। तो वो अनफिट होने का सबसे बड़ा काज है मेरे ख्याल से। तो बस फिटनेस होने का मैं सबसे आसान नुस्खा यही है कि अपने मील्स के बीच में 3-4 घंटे का गैप रखें, क्योंकि हमारी बॉडी को जैसे हम कोई मील खाते हैं तो हमारी बॉडी को एक वो मील डाइजेस्ट करना पड़ता है, और डाइजेशन में एक अपना प्रोसेस होता है 3-4 घंटे का। और इस दौरान अगर हम कोई दूसरा मील भी खा लेते हैं तो वो प्रोसेस में खलल पड़ जाता है, तो बॉडी ये मील्स को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वो सबसे ये है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अनफिट होने का। इसके साथ ही मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, या कोई भी एथलीट हो, उनके लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि फ़िट रहना बहुत ही आसान काम होता है। वो ऑलरेडी एक्सरसाइज में ही रहते हैं, मैच खेलते हैं तो उसमें भी एक्सरसाइज होती है, या शाम को प्रैक्टिस हम जाते हैं तो उसमें भी एक्सरसाइज होती है। और उस एक्सरसाइज के साथ साथ एक जो मैंने नुस्खा अपनाया हुआ है, मैं शाम को जितना जल्दी हो सके डिनर करता हूँ, और डिनर के 10-15 मिनट के बाद मैं 10 या 15 मिनट तक स्लो रनिंग करता हूँ या वॉक कर लेता हूँ। उससे क्या हो जाता है कि आपका जो पेट बाहर नहीं निकलता है, आपके फिटनेस पे जैसे आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है उस चीज़ से। ये चीज़ें अक्सर मैं समझता हूँ कि हर कोई प्लेयर को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ये चीज़। पिंटू भाई की फिटनेस और स्ट्रेचर को लेके एक फ़नी मोमेंट आपसे शेयर करते चलें। रिसेंटली पिंटू भाई हमारे साथ एक मैच में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जिन्होंने इनके साथ खेला है इन्होंने देखा होगा कि इनके कट्स और फुल्स देखने लायक होते हैं। तो पिंटू भाई अंदर बैटिंग कर रहे थे और डग आउट में हमारे पास कुछ बच्चे बैठे थे। तो बच्चों में से एक बच्चा बोला कि ये लकुड़ कूता असल जगह ना। और पिंटू भाई जब आउट हो के डग आउट में वापस आए, हेलमेट उठाया, तो उन बच्चों का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने कहा कि हाँ ये लकुड़ कूदा बुढ़। डग आउट में हंसी की एक लहर दौड़ गई। आपके इम्पोर्टेंट क्रिकेटिंग इवेंट्स के बारे में आप जानना चाहेंगे? देखिए, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं मेरे क्रिकेटिंग करियर में। काफ़ी लंबा चौड़ा करियर रहा है मेरा। मैंने 1994 में पहला लेदर बॉल मैच खेला है, तो मैं कह सकता हूँ कि डेब्यू हुआ है उस टाइम 1994 में। तो अब तक तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन 2-4 इवेंट्स मुझे उसमें से बड़े यादगार है। जैसे यहाँ पे एक कश्मीर प्रीमियर लीग हुआ था, KPL 2012 में। बड़ा अच्छा लीग हुआ था वो, इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था वो।
और उसके बाद एक दूसरा इवेंट था IPCL इंडियन प्रीमियर कॉर्पोरेट लीग, उसमें मैंने हिस्सा लिया। पाँच सीज़न मैंने उसके खेले, जो कि DD स्पोर्ट्स पे लाइव टेलीकास्ट होता था। और ये दो इवेंट्स बहुत बड़े रहे हैं मेरे क्रिकेटिंग करियर में। एक खास पिक्चर हमारे हाथ लगी है, ये वाली उमर अब्दुल्ला से ट्रॉफी रिसीव करते हुए। इस मैच के बारे में जानना चाहेंगे और पर्टिकुलरली इस पिक्चर से जुड़ी इमोशंस के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, उस इवेंट के बारे में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे। वो एक टूर्नामेंट हुआ था, 21 बच्चों की याद में हुआ था वो टूर्नामेंट। वो यहाँ एक स्कूल के बच्चे, उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें हमारे 21 बच्चों की मौत हुई थी। उसी उनकी यादगार में वो टूर्नामेंट हुआ था, और जिसके फ़ाइनल में उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे। और फाइनल मैच हुआ था वो हंदवारा स्पोर्ट्स क्लब और दर्शपुरा स्पोर्ट्स क्लब के बीच में फ़ाइनल हुआ था। और उमर अब्दुल्ला साहब उसके चीफ गेस्ट थे। चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब भी गेस्ट थे, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो भी, जिसमें हमने फाइनल जीता था अगेंस्ट दर्शपुरा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब। और मैं उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आया था। वो इवेंट बहुत यादगार है उन बच्चों की वजह से भी, और फाइनल भी जीता था हमने, उसकी वजह से भी एक यादगार इवेंट हो। पीर पंचाल कप राजौरी एक बड़ा इवेंट। कुपवारा की तरफ से भट्ट लायंस कुपवारा ने पार्टिसिपेट किया और अच्छी क्रिकेट भी खेली। बट सोशल मीडिया पे जो एक हॉट टॉपिक बना रहा वो था कि गालजो के ग्राउंड में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और जो सिलेक्ट भी हुए थे, उनको फिर मेन टूर्नामेंट में नहीं खिलाया गया। ऐसा हम हर एक टीम में और हर एक जगह देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स तक एक टीम होती है और उसके बाद फिर मेन मैच के लिए प्लेयर्स को इंपोर्ट किया जाता है। ऐसा करने का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि जो इम्पोर्टेड प्लेयर है, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो बाकी खिलाड़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट इसका एक मेन नेगेटिव पहलू ये भी है कि जो हमारे खुद के प्लेयर्स होते हैं, उनको जो बड़े मैच का जो एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, पीर पंचाल में जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, शायद वो अभी हो ही रहा है टूर्नामेंट, उसमें भट्ट लायंस ने पार्टिसिपेट किया। मैंने उनके 1-2 मैच की कुछ क्लिप्स देखी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, काफ़ी अच्छा, शायद क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच गए हैं वो। उसमें कुपवारा के अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, जैसे जुनैद शेख खेल रहा है, और भी 2-4 प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। और रही बात ट्रायल्स की, मुझे इस बात का कोई आइडिया है नहीं कि ट्रायल्स में उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था और फिर कौन सी टीम ग्राउंड में उतारी है। देखिए, इसके बारे में कहना चाहूँगा, जब तक कि ये कश्मीर में जो ये नया ट्रेंड चला हुआ है, 50,000 का इनाम रखते हैं टूर्नामेंट में, 60,000 का इनाम रखते हैं टूर्नामेंट, जब तक ये बंद नहीं होगा, हमें अपने प्लेयर्स को खिलाने का मौका नहीं मिलेगा, हमारा टैलेंट उभर के नहीं आएगा। क्योंकि जैसे आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर जो अभी टूर्नामेंट्स का है, 6,000 में आपको एक मैच खेलना पड़ता है, या 10,000 भी कहीं कहीं पे है। 10,000 में टीम को सिर्फ एक मैच दिया जाता है, अगर हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। जब तक कि ये सिलसिला बंद ना होगा, तब तक आपका टैलेंट उभर के नहीं आएगा। आप हंदवारा टाउन की बात लीजिए, हंदवारा टाउन में पिछले 6-7 साल से कोई यंगस्टर सामने नहीं आया। जो पहले प्लेयर्स हैं वही खेल रहे हैं, कोई नया टैलेंट सामने नहीं आया। ये इसी वजह से है कि टूर्नामेंट्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है। हर कोई टीम चाहती है कि मैं अच्छा 11 ग्राउंड में उतारूं, इसलिए नए लड़कों को टूर्नामेंट्स में मौका नहीं मिलता है। टीम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है। जब तक कि ये 10,000 फ़ीस और ये 50,000 60,000 जो टूर्नामेंट्स के कैश प्राइज़ रहते हैं, जब तक कि ये बंद ना हो जाए, तब तक हमारे पास कोई नया टैलेंट उभर के नहीं आएगा। और जो एक भट्ट लायंस की ट्रायल्स का मसला जो हुआ है, ये मसले होते रहेंगे। जी बिल्कुल, फ़ीस स्ट्रक्चर का एक मेन मसला है यहाँ पे। और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके, और जो नए खिलाड़ी को ग्रूम करने का एक नया प्रोसीजर होना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं उसके बारे में? देखिए, जहाँ तक फ़ीस स्ट्रक्चर का सवाल है, मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ कि जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उन्हें भी वो भी अपना टाइम उसमें सर्व करते हैं। उन्हें भी इस चीज़ का ये ख्याल रहता है कि ताकि उनका दिन ज़ाया ना हो, थोड़ी सी कमाई उसकी वजह से वो करना चाहते हैं, वो ठीक है। लेकिन
ये जो ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर है ये बर्डन बन जाता है। जैसे टूर्नामेंट में 40 या 45 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, एक टीम फाइनल में 2 टीमें फाइनल में जाती हैं या एक टीम 60,000 का कैश प्राइज़ लेकर जाती है, लेकिन जो सारा बर्डन है ये बाकी रेस्ट ऑफ द टीम्स को अपने कंधों पे लेना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स जो है वो फ़ीस रखें, बिल्कुल 3,000 से ज़्यादा फ़ीस होना नहीं चाहिए। वो जो कैश प्राइज़ बाद में देते हैं उसमें कम करें, 40,000 50,000 की जगह 10,000 रखें, 15,000 रखें। देखिए हमने टूर्नामेंट मैंने आपको पहले भी बताया 29 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और ये पिछले 2-4 सालों में ही ये चीज़ उभर के सामने आई है। 40,000 50,000 का कैश प्राइज़ जो अपने कैरियर के 24 साल हमने टूर्नामेंट खेले हैं खाली ट्रॉफ़ीज़ की वजह से। हम ट्रॉफ़ीज़ जीतते थे और खुश हो जाते थे। जितना ये कमर्शलाइज़ हो गया है पिछले 2-4 सालों में, उसके फ़ायदे भी है। जो टीम जीतती है उसका जो मतलब ख़र्चा होता है, इक्विपमेंट्स, आजकल क्रिकेट बैट्स 10-10 हज़ार के आते हैं। एक टीम को फ़ायदा मिलता है और 32 टीमों को या 40 टीमों को वो भुगतना पड़ता है। इसलिए टूर्नामेंट कमेटीज़ को चाहिए, मैं ये समझता हूँ, ये बात बिल्कुल समझता हूँ कि उनको भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, थोड़ी सी कमाई उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर अगर वो कम 3,000 रखेंगे और जो कैश प्राइज़ होता है 40,000 50,000 के बजाय अगर वो 10,000 रखेंगे तो मेरे ख्याल से 3,000 में भी उनकी उतनी ही कमाई होगी जितनी उनकी 5,000 या 10,000 फ़ीस स्ट्रक्चर रखने से होती है। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है फ़ीस स्ट्रक्चर कम होने का, नए लड़कों को मौका मिलेगा। जैसे हम 5,000 रुपये कहीं पे हम फ़ीस भरते हैं तो हम एक ही मैच होता है टूर्नामेंट में, चाहे अगर पहला ही मैच हार गए तो टूर्नामेंट से टीम बाहर चली जाती है। इसलिए हर कोई टीम सोचती है कि हम चांस ना लें। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो तो उससे ये फ़ायदा होगा कि छोटे लड़कों को भी खेलने का मौका मिलेगा। ये डर नहीं रहेगा कि टीम ओनर्स में या कोई किसी टीम में ये डर नहीं रहेगा कि अगर हम हार गए तो 5,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 3,000 रुपये या 2,500 अगर भी फ़ीस रखा जाए, 3,000 में हाईएस्ट लिमिट रखूँगा फ़ीस का, तो उसमें ज़्यादा डर नहीं रहेगा और छोटे छोटे प्लेयर्स को मौका मिलना शुरू हो जाएगा। अनटिल जो टूर्नामेंट फ़ी है वो जब तक रिवाइज़ नहीं होता, क्या आपको नहीं लगता कि जो टीम ओनर्स हैं या कैप्टन्स हैं उनको जो अपने यंगर प्लेयर्स हैं उनको बैकअप करना चाहिए, उनको मौके देने चाहिए ताकि वो भी अपने जो टैलेंट है उसको जाहिर कर सके? जी बिल्कुल, क्या हर एक कैप्टन को चाहिए, हर एक टीम ओनर को चाहिए कि वो अपने जो लोकल लड़के हैं उनको मौका दे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बांडीपोरा के राजा सलीम साहब, जो उसकी टीम में मैंने कभी कोई बाहर का लड़का नहीं देखा है। वो अपने टाउन के लड़के खिलाते हैं अपनी टीम में, उनको बैकअप करते हैं। इवन कि राजा सलीम की इतनी पहुंच है, इतनी औकात है उनकी कि वो कश्मीर का कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अपनी टीम में ला सकता है। अगर उनका कोई बड़ा मैच हो उसमें उसको खिला सकता है वो। लेकिन वो क्या करते हैं राजा साहब, वो अपने ही लड़कों को बैकअप करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा आपको, ICC रेड्स और राजा बांडीपोरा के बीच में फ़ाइनल हुआ रिसेंटली बाकी आकर में। उसमें एक 14 साल का लड़का राजा सलीम ने खिलाया। हालांकि उसके एक ओवर की वजह से वो मैच हार गए। लेकिन जब राजा सलीम से पूछा गया कि आपने 14 साल का लड़का क्या, उसने कहा ये मेरा बांडीपोरा का फ्यूचर है। अगर इसकी वजह से हम 100 मैच भी हारेंगे तभी मैं उसको मौका दूंगा और ये मौका डिज़र्व करता है। बाहर से प्लेयर लाने से बेहतर है कि अपने लड़कों को मौका दिया जाए। उसमें अगर एक आध मैच हम हार भी जाते हैं तो उसका कोई गम है नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से है, एनी रिटायरमेंट प्लान्स? देखिए ये सवाल मुझे हर कोई पूछता है कि आपके रिटायरमेंट्स के क्या प्लान्स हैं। नंबर एक बात मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब तो करता नहीं हूँ कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। जब मैं रिटायरमेंट लूँगा तो मेरी जगह किसी और को कमाई का मौका मिलेगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम अपना टाइम लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसमें मेरे ख्याल से जब तक मैं फ़िट हूँ, जब तक मैं क्रिकेट के साथ गेम के साथ इंसाफ करता रहूँगा तब तक मैं खेलता रहूँगा। और अगर आप देख भी लें आज के यंगस्टर्स और जो मतलब आजकल नए लड़के आए हैं, उनमें टैलेंट तो उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उनकी और मेरी फ़िटनेस आप कंपेयर करेंगे तो मुझे ख्याल से 19-20 का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ़िटनेस में। और जब तक हम फिट हैं इंशाल्लाह तब तक खेलते रहेंगे। अब आते हैं हमारे फास्ट फायर सेगमेंट की तरफ। 5 सवाल और 5 जवाब। बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम हंदवारा रीजन? देखिए जहाँ तक बेस्ट बैट्समैन का ताल्लुक है, मैं बासित डार को बोलना चाहूँगा क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। एक गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में यही डिफरेंस होता है, कंसिस्टेंसी का डिफरेंस होता है। फेवरेट बॉलर J&K की बात? माई ऑल टाइम फेवरेट बॉलर इज़ करंट कैप्टन ऑफ ICC रेड्स, सजाद बट। फेवरेट बैट्समैन J&K की बात?
देखिए, अगर जे.एंड.के की बात करें तो उसमें यही बताना चाहूँगा कि परवेज़ रसूल सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास में रन कर रहे हैं, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उससे बड़ी फिगर यहाँ पे है नहीं कोई। आपके कैरियर की बेस्ट इनिंग? इनिंग्स तो मैंने बहुत सारी खेली हैं। अगर मैं अपनी बेस्ट इनिंग उसमें से निकालना चाहूँ तो एक इनाग्रेशन मैच हुआ था JKCA का 1997 में। मैच था बिटवीन MCC सोपोर और सिटी क्लब श्रीनगर के बीच में। मैं MCC सोपोर की तरफ से खेल रहा था और सिटी क्लब श्रीनगर में जो उन दिनों करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, जैसे ज़ोहर भट्ट था, नईम अख्तर था, वो मेरे अगेंस्ट में खेल रहे थे। तो उस मैच में मैंने 88 रन्स की इनिंग्स खेली थी। वो मैं कंसिडर करता हूँ कि अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स। वर्स्ट डे ऑफ क्रिकेट? देखिए, क्रिकेट में तो वर्स्ट डे होता नहीं है। मेरे ख्याल से या तो अच्छा दिन होता है या तो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जिस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हाल ही में पिछले साल एक मैच जो मेरी वजह से टीम हार गई, गाज़ियाबाद स्पोर्ट्स की तरफ से मैं खेल रहा था, पंडितपुरा में वो टूर्नामेंट चल रहा था LPL, और मेरी वजह से एक लास्ट में एक कैच छूटा उस प्लेयर का जिसने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के मैच को एक तरफा कर दिया। सो डियर फ्रेंड्स, पिंटू भाई से आज हमारी बात हुई। पिंटू भाई को सुन के आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।